नमस्ते सदावत्सले मातरमों में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। मजे की बात यह है कि जितने लोग जिनको अपनी पहचान छुपानी है, जिनको पहचान अच्छी नहीं लगती, जिनको धोखा देना है, क्योंकि पहचान वही छुपाता है जिसको धोखा देने का इंटेंशन हो। चोर की दाढ़ी में तिनका, वो पहले से प्रोटेक्शन करना शुरू कर देता है, वो पहले से भगवान की फोटो लगाना शुरू कर देता है, वो पहले से ऐसा दिखाना शुरू कर देता है कि साहब हम कौन हैं। मैं कहता हूँ कि पहचान क्यों छुपाना। हालाँकि मुज़फ़्फ़रनगर के जो मैं जो मुज़फ़्फ़रनगर का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने कहा होगा कि भई यहाँ से काँवड़ यात्रा निकलती है, इस काँवड़ यात्रा में 2006 का एक कानून है जिसमें पहचान बतानी चाहिए। अब आप लोग अपनी पहचान को डिस्प्ले कर लीजिए और अपना इंट्रोडक्शन, अपनी आइडेंटिटी वहाँ पर दिखाइए। आपकी आइडेंटिटी सबको पता होनी चाहिए, जो कोई भी वहाँ से गुज़र रहा है उसको पता होना चाहिए। हालाँकि उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बात भी कह दी थी, स्टेटमेंट दे दिया था कि भई ऐसी परिस्थिति में हम पूरे प्रदेश में इसको लागू करेंगे। पूरे प्रदेश में होना चाहिए कि भई जो कोई भी दुकान लगेगी वो अपनी आइडेंटिटी के साथ लगेगी, वो अपना पहचान बताएगा। इसको लेकर तमाम तरह की बातें शुरू हो गई हैं और वो तमाम तरह की बातें शुरू होते-होते वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई। आज सुप्रीम कोर्ट खुला। जैसे ही आज सुप्रीम कोर्ट खुला, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उसमें मेंशनिंग करी गई होगी और तमाम तरह के सेकुलर वकील खड़े हुए ही होंगे। उनका काम मतलब यही है कि भई देश में कैसे लोग अपनी पहचान को छुपा सकें, कैसे देश को सेकुलरिज़्म के नाम से एक ताना-बाना बनाया जा सके, उसको उसको दिखाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम तरह के वकीलों ने और तमाम एनजीओज़ भी हम सब जानते ही हैं, एनजीओ तमाम तरह की हमारे देश में हैं और वकीलों के बड़े-बड़े वकीलों के जिनकी लाखों रुपए मतलब 20-20, 30-30 लाख रुपए पर हियरिंग की फीस है, वो सब मेंशन करते हैं। अब कोर्ट सुने ना सुने, उनके 30 लाख हो गए, उनके 25 लाख हो गए। आप सोचिए कि ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के वकील वहाँ जाएँगे ही, जाना उनका काम है, पेशा है, वो जाएँगे, कोर्ट को बताएँगे भी। कोर्ट के सामने जब ये कहा गया कि इसके पीछे का इंटेंशन गलत है, ये नोटिफिकेशन के पीछे का इंटेंशन ये है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, इसके पीछे का इंटेंशन बता दिया, आर्टिकल 14-15 का उल्लंघन है इसमें, इसके पीछे से बता दिया कि नहीं साहब ये जो है वो पहचान बताकर डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं, इकोनॉमिक लोड डालना चाहते हैं, इकोनॉमिकली किसी को कमज़ोर करना चाहते हैं, तमाम तरह की इस तरह की बहस हो गई। सुप्रीम इसको समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर क्या कहता है। पहली बात तो ये है कि ये यूनिलेटरल मेंशनिंग थी, यूनिलेटरल केस फाइल हुआ। सरकार को नोटिस दिए बगैर जिसने ये कानून पास किया है, उसके ऊपर या जिसने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, उसको बुलाए बगैर कोई निर्णय नहीं हो सकता। ये हमारे यहाँ का कानून है, सिंपल कानून। अब कहते हैं मध्य प्रदेश ने ऐसा कर दिया था, उत्तर प्रदेश ने ऐसा कर दिया, उत्तराखंड ने ऐसा कर दिया और पहचान बताने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए आदेश कर दिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर सुनवाई करेगा तो पहली बात तो ये है कि तीनों को बुलाएगा, तीनों को बुलाए बगैर नहीं हो सकता। तीनों को नोटिस जारी कर दिया, शुक्रवार की तारीख लगा दी, उससे पहले अपने रिप्लाई फाइल करिए। अब एक तरफ से जितनी सारी बातें कही गई होंगी वो सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में आया तो उनको लगा कि फिलहाल हम स्टे कर देते हैं। याद रखिएगा जब स्टे का ऑर्डर होता है, कोई भी चीज़ स्टे होती है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हम इसको स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं, अभी इसको हम इसी स्थिति में रखना चाहते हैं जब तक हम इवैल्यूएशन ना कर लें कि ये सही गलत, इसका प्रभाव क्या, दुष्प्रभाव क्या, कॉन्स्टिट्यूशनली इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इसकी क्या है। जब तक इन सब चीज़ों पर, इन पहलुओं पर वो पूरा ना कर ले, तब तक उस पर निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट क्या करता है कि इंतरिम स्टे जारी कर देता है। इंतरिम स्टे में वो स्टेटस को मेंटेन करके इन पर इवैल्यूएशन करना शुरू करता है और जिसने ये किया है उस वो अपनी बात कहेगा कि उसके पीछे लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है। कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्री किसकी दुकान से खाते हैं उसको पता होना चाहिए। उसकी फोटोग्राफ हम ऑटो टेम्पो टैक्सी में क्यों नंबर डालते हो आप? क्यों जो जो कॉमर्शियल टैक्सी होती है उसमें पीछे लिखने का भी प्रावधान है ट्रांसपोर्टेशन एक्ट के तहत कि भई ये यहाँ रहते हैं, इनका ये फ़ोन नंबर है और ये इनका नाम है, ये इनके ओनर हैं। ये कंपल्सरी है, कोई भी मुंबई में, दिल्ली में ऑटो ऑटो जिनका लाइसेंस है वो अपने डिस्प्ले करके रखते हैं। मज़े की बात ये है कि आप रेलवे में चले जाएँगे, तो रेलवे में कुली का भी वो होता है और जो वेंडर अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो कुछ भी बेच रहे हो, तेल, साबुन, कंघा, कुछ भी, खाना-पानी की तो अगर वो बेचते हैं तो बड़ा-सा बोर्ड डिस्प्ले करना पड़ता है।
बताना पड़ता है ठेकेदार कौन है, बताना पड़ता है कर्मचारी कौन है, बताना पड़ता है कि वो क्या बेचते हैं, और यहाँ तक बताना पड़ता है कि वो कौन सा इंग्रेडिएंट कितने ग्राम का बेचते हैं। अगर समोसा बेचेंगे तो वो कितने ग्राम का होना चाहिए, पूड़ी बेचेंगे तो कितने ग्राम की होनी चाहिए, सब्जी किस क्राइटेरिया की होनी चाहिए, ये सब कुछ डिस्प्ले करना उनका कर्तव्य बनता है। अब आप सोचिए कि जब ये सब कुछ डिस्प्ले करना कर्तव्य बनता है, अभी कुंभ का मेला लगेगा, कुंभ के मेले में जो दुकानें लॉट करी जाएंगी उनको डिस्प्ले करना होता है, उनके उनके वो खाद्य सामग्री का डिस्प्ले करना होता है। रेलवे स्टेशनों पर या फिर आप बस अड्डे पर चले जाएंगे, वहां जिसको लाइसेंस दिया जाता है उनको भी डिस्प्ले करना पड़ता है, या फिर इस प्रकार के पब्लिक प्लेसेस जहां कहीं भी हैं उनको डिस्प्ले करना पड़ता है। ये समय समय पर व्यवस्था रहती है और कानूनन इसमें प्रावधान है। और यहां तक कि खाने पीने की सामग्री तो एफएसएसआई का भी लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, और एफएसएसआई जब लाइसेंस लेता है तो लाइसेंस जब आप टांगते हैं तो उसमें भी लिखा होता है कि आप क्या बेचोगे, क्या वो करोगे, आपका नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, सब कुछ होता है। अब जब हिंदुस्तान के अंदर ऑलरेडी ये कानून हैं, और ये आज के नहीं है, ये वर्षों के हैं, रेलवे के वर्षों के कानून हैं। जब ये कानून है तो केवल मुजफ्फरनगर में अगर वहां का प्रशासन ये कहता है कि भाई जो खाने पीने की सामग्री बेच रहा है उसको वो करना पाइए। एक मैं अभी टीवी चैनल पर था, उस पर एक सज्जन कहने लगे कि साहब आम में क्या आपको एफएसएसआई चाहिए। भाई फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है हमारे यहाँ, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है, बाकायदा दूषित फूड एक्ट कानून है। उस कानून के तहत जेल के प्रावधान है, और ये पॉइजनस बन जाता है, फूड जो है वो पॉइजनस बन जाता है, उसमें जहर बन जाता है। इसलिए उसका तो बहुत आवश्यक है कि वो फल की सामग्री लगाकर बैठा था, अडल्टरेटेड फूड तो नहीं बेच रहा कहीं। अडल्टरेटेड फूड अगर वो बेच रहा है तो उसको डिस्प्ले करेगा, जिसने खाया है वो उसका नाम नोट करेगा। रास्ते में जाकर अगर कोई समस्या होती है, खाने पीने की सामग्री जिससे ली गई है रास्ते में उसने कुछ दे दिया है, या उसका खाना खराब है, या उससे फूड पॉइजनिंग होती है, या कोई और बात होती है, तो किस पर एक्शन कैसे लेगा, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि भाई किसकी दुकान से वो लेकर आया और उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो कौन था। इसलिए ये तो निरर्थक टाइप की बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी कानून पर बैन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने कानून को अवैध घोषित नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन को भी अवैध घोषित नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक आधी बात कही है कि हम जब तक इसका इवेल्युएशन करेंगे तब तक के लिए हम इसको इस स्टे कर देते हैं, जो आपने नोटिफिकेशन किया है इसका हम स्टे कर देते हैं। लेकिन आप क्या सामग्री बेच रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं, वो आपको डिस्प्ले करने ही होंगे। अब वो डिस्प्ले कर दीजिए। अब आप मुझे बताइए, ये पहचान की बात करते हैं कि साहब पहचान डिस्क्लोज करना चाहते हैं, आप खुद टोपी लगाकर घूमते हैं, आप दुनिया भर के लाउड स्पीकर बजाते घूमते हैं, आप मूछ कटाकर दाढ़ी रखाए घूमते हैं। जो मूछ कटाकर दाढ़ी रखाए घूमे, क्या उसकी पहचान नहीं हो सकती? ऊंचा पैजामा लंबा कुर्ता पहनकर घूमते, उसकी पहचान नहीं हो सकती क्या? भाई आप तो पहचान डिस्क्लोज करते घूम रहे हो। आप दिन भर टोपी लगाकर वर्क प्लेस पर भी घूमते हो, आप पहचान नहीं बता रहे। आप बुर्का जबरदस्ती पहनाए हुए हो, उसमें पहचान नहीं हो रही। आप रोड पर जो निकल रहा है वो बुर्का पहनकर निकल रहा है, तो पहचान नहीं हो रही ये कौन से रिलीजन का है। वहां पर आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहां पर चूंकि उद्देश्य पीछे का धोखा देना है, चूंकि उद्देश्य पीछे से कुछ गलत दिखाना है, क्योंकि उद्देश्य ही गलत है, इसलिए यहां पर उनको रिलीजियस मतभेद दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहां तो इकोनॉमी का मामला है, बाकी सब जगह पर मस्जिद में जो तकरीर होगी उसमें कुछ भी बोला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुबह उठकर अजान लगा दीजिए और पूरे हिंदुस्तान को डिस्टर्ब कर दीजिए। बच्चों को रात भर पड़े हों, सुबह आप उनको उठा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहचान नहीं है। अजान आप विदेशी भाषा में नाम क्यों रखते हैं? विदेशी नाम क्यों रखते? आप हिंदुस्तान की जो मूल संस्कृति है उसके नाम रखिए ना। अगर आप उसके नाम रखेंगे तो कहाँ कहाँ पहचान हो पाएगी उसके नाम। आप विदेशियों के नाम, विदेशी संस्कृति के नाम आप भारत में रखेंगे। आपका मजहब कोई भी हो सकता है, आपकी पूजा पाठ की पद्धति कोई हो सकती है, आपकी इबादत की पद्धति कोई हो सकती है, लेकिन आप नाम तो हिंदुस्तान के रखिए। आप एक सज्जन कह रहे थे कि वो हिमालय से लेकर विष्णु पुराण में ये चर्चा दी गई, हिमालय से लेकर और महासागर तक ये एक भूमि है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हिमालय से लेकर महासागर तक के जो नाम हैं वो नाम रखिए ना। आप क्यों वहां सऊदीया से और यूएई से नाम उठा रहे हो? आप क्यों वहाँ की भाषा बोल रहे हैं? हिंदुस्तान की भाषा में अरबी फारसी तो भारत की भाषा में, भारत की 22 भाषाओं में से तो है नहीं। फिर आप क्यों विदेशी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? क्यों विदेशी भाषा में पता नहीं क्या सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देते हैं? ये जो हिंदुस्तान के अंदर तथाकथित सेकुलर पैदा हो गए हैं,
खास तौर से हिंदुस्तान की मूल मिट्टी को। हम सबको हिंदू कहते हैं, उसकी इबादत कोई हो सकती है, लेकिन जब हम सबको हिंदू कहते हैं, सबको हिंदुस्तानी कहते हैं, तो हिंदुस्तानी पहचान दिखनी चाहिए। विदेशी पहचान अगर आपकी होगी तो आपको डिस्प्ले करने में समस्या होगी, क्योंकि विदेशी पहचान आपकी है और आप उसको पहचान दिलाते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि इस विषय पर जब राज्य सरकारें अपना पक्ष रखेंगी तो उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ ही जाएगा, या उनके सामने आर्गूमेंट जाएगा और वो आर्गूमेंट सीधा बताएगा कि साहब इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। इसके पीछे का उद्देश्य रिलीजन नहीं है, इसके पीछे का उद्देश्य लॉ एंड ऑर्डर है, और इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकारों की मजबूरी है। अगर आप कहते हैं पहले नहीं होता था, तो पहले तो बम भी नहीं फूटते थे, लेकिन आजकल फूट रहे हैं बम। आजकल मतलब अभी बम फूट रहे थे, पहले पहले तो पाकिस्तान भी नहीं था, लेकिन आज पाकिस्तान है। पहले बांग्लादेश भी नहीं था, आज बांग्लादेश है ना। पहले तो मुसलमान भी नहीं था, आज मुसलमान है हिंदुस्तान में। पहले तो ईसाई भी नहीं था, आज ईसाई है ना हिंदुस्तान में। भैया पहले क्या था, अभी क्या था, ये छोड़ दीजिए। बात तो ये आती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर वो इस तरह की कोई बात करता है तो इसके पीछे रिलीजियस भावना नहीं देखनी चाहिए। रिलीजियस भावना तभी देखी जा सकती है जब आप विदेशी रिलीजन के नाम से भारत में नाम डिस्प्ले करते हैं। मुझे लगता है कि मैं क्लियर कर पाया हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई के पर्पज से इंटरिम स्टे दिया है। अभी तक उस नोटिफिकेशन को अवैध घोषित नहीं किया है, उस नोटिफिकेशन को असंवैधानिक घोषित नहीं किया है, कोई बात नहीं हुई है। अभी तो राज्य सरकारें प्रेजेंट भी नहीं हो पाई हैं, उनका पक्ष भी नहीं कोर्ट के सामने आ पाया है, तो फिर कोर्ट कैसे उस पर सीधा निर्णय ले सकता है। इसलिए निर्णय नहीं है, ये इंटरिम स्टे है, ताकि वो सुनवाई कर सके और निर्णय के लिए आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।